नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। यूपीएलटी हिंदी प्री एग्जाम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आप सभी के सामने हम लेकर हाजिर हैं। इसके पहले हमने 1 और 2 पर आप सभी से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि उन 120 प्रश्नों को आपने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। कुछ उसमें पुराने और कुछ नए प्रश्न आपको दिखाई पड़े होंगे और जो भी आप यूपीएलटी हिंदी प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको अपना मूल्यांकन करने का मौका मिला होगा। तो हमें कुल 120 सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों को देखना है, जिसके लिए हम एक से अधिक प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट है कि आने वाले एग्जाम में वो 120 प्रश्न हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहें या फिर उससे संबंधित रहें। तो इसी प्रयास में लगातार हम आप सभी से जुड़ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप सब अंत तक पूरे प्रश्न को हल कर रहे होंगे और अपना मूल्यांकन कर रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलते हैं सीधे हम प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। धन के रहित जीवन व्यर्थ है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु बहुत ही दुखपूर्ण थी। क्या विश्वविद्यालय समाज का नेतृत्व करने में सफल रहे हैं? मैं केवल इतना ही चाहता हूं। जब आप सिलेबस देखेंगे यूपीएलटी का, तो इसमें शब्द और वाक्य दोनों की शुद्धि अशुद्धि पर आप सभी को पढ़ना है। उसी से संबंधित यहाँ पर ये प्रश्न है। आप सभी ने चारों ऑप्शन को देख लिया होगा और आप सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे होंगे। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। शुद्ध वाक्य है, क्या विश्वविद्यालय समाज का नेतृत्व करने में सफल रहे हैं? ये जो वाक्य है, ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। बाकी क्यों अशुद्ध हो गए? धन के नहीं बल्कि यहाँ पर से होना चाहिए। धन से रहित जीवन व्यर्थ है। ठीक है, अगर से होता तो ये भी वाक्य सही हो जाता। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु बहुत ही दुखद थी। ठीक है, दुखद ये यहाँ पर होना चाहिए था। इसके बाद मैं केवल इतना ही चाहता हूं। ठीक है, तो या तो ही रहे या केवल रहे। तो इसमें एक से अधिक अतिरिक्त शब्द जुड़ गए हैं, इसलिए ये भी क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। तो इस बहाने आपने शुद्ध वाक्यों को कैसे हमें पहचानना है, समझना है, उसको भी देख लिया होगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं? तद्भव, देशज, विदेशज, तत्सम। संस्कृत और प्राकृत ये दो भाषाओं का नाम आपने सुना होगा जब आप आदिकाल पढ़ेंगे या फिर हिंदी भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में पढ़ेंगे तो वहां पर। तो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर यानी कि बिगड़कर हिंदी में आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, तद्भव। ठीक है, तद्भव यानी कि तत्भव। जो संस्कृत और प्राकृत से बिगड़कर या विकृत होकर बनते हैं शब्द, उनको हम तद्भव कहते हैं। और अन्य को आपने देखा, देशज जो एक खास क्षेत्र से संबंधित हो, विदेशज जो विदेशी भाषाओं या बोलियों से संबंधित हो, तत्सम तद्भव का एकदम से उल्टा आप तत्सम देख रहे हैं, जो हुबहू संस्कृत और प्राकृत के, खासतौर से संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने इस प्रश्न के बहाने तत्सम और तद्भव को अच्छे से समझ लिया, साथ में देशज विदेशज को भी जान लिया। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दुरागत शब्द में समास है। दुरागत शब्द में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कॉमन क्या है? तत्पुरुष। कॉमन शब्द क्या है? तत्पुरुष है, लेकिन इसमें विभक्ति के हिसाब से पूछा गया है, यानी कि इसके केंद्र में क्या है? कारक है। तो दुरागत, सबसे पहले हमें इसका अर्थ समझना चाहिए। दुरागत का मतलब जो दूर से आया हो, दूर से आया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? दुरागत। तो इसका जो सही जवाब है, यहां पर आप देख रहे हैं से लिखा हुआ है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, अपादान तत्पुरुष। यानी कि कोई व्यक्ति किसी जगह से क्या हुआ है? अलग हुआ है। आप करण और
अपादान में जानते होंगे बहुत कम अंतर है। करण का संबंध साधन से जो कि जुड़ा रहता है, लेकिन अपादान में चीजें अलग हो जाती हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं या फिर हिमालय से गंगा निकलती। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, अपादान तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, विमला ने कहा कि गोविंद अब स्वस्थ है, यह वाक्य भेद की दृष्टि से क्या है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से एक भी नहीं। विमला ने गोविंद से कहा कि विमला ने कहा कि गोविंद अब स्वस्थ है। तो कौन सा वाक्य है? बिल्कुल आप लोग सही जवाब तक पहुंच रहे हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर की शब्द आया हुआ है, ठीक है, तो इसके वजह से यहां पर मिश्र वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य में और शब्द जुड़ा रहता है और सरल एकदम से कर्ता फिर क्रिया, ठीक है। तो वाक्यों को भी आप समझ लिए कि कभी कभी संयुक्त वाक्य प्रश्न में आ जाता है, कभी मिश्र वाक्य आता है, कभी सरल वाक्य आ जाता है। जो ये प्रश्न था ये मिश्र वाक्य का एक उदाहरण था, ठीक। अगला प्रश्न है, शब्दार्थ का सही युग्म नहीं है। शब्दार्थ का सही युग्म नहीं है। हमें यहां पर देखना है, इतर मतलब बुराई, द्वीप मतलब हाथी, कृषाण मतलब किसान, कृति मतलब निपुण। तो यहां पर हमें बताना है कि कौन सा ऐसा शब्दार्थ युग्म दिया गया है जो उसका सही उससे संबंध नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, इतर मतलब अन्य। यहां पर इतर जो शब्द है वो उसका संबंध कहीं बुराई से नहीं जुड़ा हुआ है। इतर का मतलब अन्य या फिर दूसरा। बाकी जितने भी युग्म दिए गए हैं वो सभी क्या है? सही, ठीक। तो सही युग्म कौन सा नहीं रहा? इतर यानी बुराई का जो युग्म है ये सही नहीं, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में महाप्राण ध्वनियां हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें महाप्राण ध्वनियों के बारे में बताना है। आपके दिमाग में तुरंत एग्जाम में आप ऐसे नोट कर लीजिए, जहां महाप्राण देखिए ऐसे 24 लिख लीजिए, फिर खुद आप बता देंगे कि कौन है कौन नहीं। क, च, ब, म, य, ल, क्ष, ज्ञ, त, द, न, प, ख, झ, प, फ, ब। तो आप देख रहे हैं इन चारों विकल्पों में जो सबसे सटीक विकल्प है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। इसको आप प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा यहां पर काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। आराम से इसको जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, मुहावरा तथा उसके सम्मुख लिखे अर्थ का कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित नहीं है। मुहावरा और उसके सामने जो भी अर्थ दिए गए हैं, कौन सा युग्म, कौन सा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है? शीशे में मुंह देखो, विरोध प्रकट करना, विष की गांठ, उपद्रवी, लुटिया डुबोना, काम खराब कर देना, शान में बट्टा लगनी मतलब शान घटना, ठीक है। शान ये वो शान इज्जत वाला नहीं है, बल्कि आपने देखा होगा कि कभी कभी चाकू इस सबको तेज किया जाता है, ठीक है। अब तो चारों तरफ सैलून खुल गया है। पहले जमाने में गांव में नाई आया करते थे, ठीक है। आपको याद आ गया होगा, वो लोग एक पत्थर टाइप का लेकर चलते थे, उसी पर चाकू को रगड़ते थे, शान उसको करते थे, ठीक है। तो यहां पर कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि सही नहीं है? सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन ए, शीशे में मुंह देखो, विरोध प्रकट करना नहीं बल्कि इसका अर्थ है आत्म निरीक्षण करना। लोग बोलते हैं ना, कई बार व्यवहारिक जीवन में आपने इसको देखा होगा कि अपना चेहरा आईना में देखे हो, इस टाइप से लोग बोलते हैं। यही है, शीशे में मुंह देखो मतलब आत्मनिरीक्षण करो या फिर अपनी योग्यता को पहचानो। योग्यता को पहचानो, इसका अर्थ यही हुआ, ठीक। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। बाकी को आगे के एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखिए, हो सकता है कि ये कभी प्रश्न में आ जाए, ठीक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? छत्तीसगढ़ी, बघेली, भोजपुरी, अवधी। पूर्वी हिंदी को कैसे जानना है, हमने आप सभी को एक बहुत ही सामान्य सूत्र बताया हुआ था, उसको ध्यान में रखना है। अवधी, फिर बघेली, फिर
छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो आप तुरंत पकड़ लिए कि जो ऑप्शन सी है भोजपुरी, वो पूर्वी हिंदी की नहीं है, बल्कि ये किसकी है? बिहारी हिंदी की। तो इसका मतलब है कि आपको हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, उनको आराम से तैयार करके जाना एग्जाम के पहले। उम्मीद है कि अभी जो हमने 8 प्रश्न आप सभी के सामने रखा हुआ है, अब वो आपको अच्छे लगे होंगे और आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। अगला प्रश्न है, द्रौपदी का सही पर्यायवाची शब्द नहीं। पांचाली, कृष्णा, अंबिका, याज्ञसेनी। द्रौपदी का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं? आप सही जवाब तक बिल्कुल पहुंच रहे हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अंबिका जो है वो पार्वती का पर्यायवाची, पार्वती का पर्यायवाची कौन सा है? अंबिका। बाकी आप देखेंगे कि जो पांचाली है द्रौपदी, कृष्णा द्रौपदी, याज्ञसेनी द्रौपदी। अब बहुत सारे लोग जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके नामकरण को लेकर लोगों से पूछते हैं कि कोई अच्छा नाम बताइए। तो आप इसमें से कोई नाम बता सकते हैं अगर कोई बच्ची पैदा हो। ठीक है, पांचाली, कृष्णा, याज्ञसेनी, अंबिका तो बहुतों का नाम है। आप सभी के लिए होमवर्क है कि हिंदी में एक बड़ा मशहूर नाटक रहा है जिसकी एक पात्र है अंबिका। आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे, जिससे कि एक एक्स्ट्रा प्रश्न आपका तैयार होगा। अगला प्रश्न है, आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जाता है? बांगरू, अवधी, बुंदेली, ब्रज। आगरा और मथुरा का जो बेल्ट है, जो क्षेत्र है, उसमें कौन सी बोली है प्रमुख रूप से बोली जाती है? तो आप दिमाग लगाना शुरू कर चुके होंगे कि हमने तो पूरा हिंदी की प्रमुख बोलियों को पढ़ा हुआ है, उसके क्षेत्रों को भी पढ़ा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, ब्रज। जो ब्रज भाषा है, ठीक है, अब वो आगरा मथुरा में बोली जाती है। ठीक, इसके अलावा आप देख रहे हैं बांगरू, यानी कि जो हरियाणा का क्षेत्र है। अवधि, जो अयोध्या या फिर अवध का क्षेत्र है, अवध का क्षेत्र भी बड़ा है थोड़ा। बुंदेली, जो बुंदेलखंड का इलाका है। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको ध्यान में रखना है। और कौन सी भाषा या बोली जो है वो उपभाषा में है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आप तुरंत इसमें क्लियर कर लेंगे। अभी अवधि के बारे में हमने बताया था ऊपर, बुंदेली। ठीक है, इसमें से 3 ऐसी बोलियां हैं जो कि पश्चिमी हिंदी से है और सिर्फ एक ऐसी बोली है जो कि पूर्वी हिंदी से। आप जान गए होंगे कि वो कौन सी बोली है। ऐसे ही आपको तैयारी करना है। तैयारी को लेकर बहुत तनाव नहीं लेना है, बहुत ज्यादा हेडेक नहीं लेना है कि पता नहीं मेरा चयन होगा कि नहीं होगा। अगर आप सच्चे दिल से और शांति के साथ तैयारी कर रहे हैं, सच्चे मार्गदर्शन में तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सक्तु शब्द का तद्भव शब्द है। ठीक है, शक्ति, सात, सक्ता, सत्तु। तो सक्तु लिखा है यहां पर, इसका जो तद्भव है यानी जो सक्तु है ये तत्सम है। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है यहां पर आपके दिमाग में आना शुरू हो चुका होगा, सत्तु। सही जवाब है ऑप्शन डी। ठीक, तद्भव यहां पर थोड़ा सा वर्ड को आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वे लोग विविध विषयों से परिचित थे, लड़कियां जा रही थी, अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी, 4 बजा है। आमतौर पर शुद्ध अशुद्ध शब्दों को खोजने के लिए बड़ा मशक्कत करना पड़ता है, क्योंकि हम सब जब भी व्यावहारिक जीवन में बोलते हैं अक्सर अशुद्ध बोलते हैं। वो चाहे कोई टीचर हो, प्रोफेसर हो, सामान्य व्यक्ति हो। आजकल ज्यादातर आप देखेंगे कि लोग अशुद्ध वाक्यों का प्रयोग करते हैं, अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं और काम चल जाता है। लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं तो हमें व्याकरणिक रूप से जो नियम है उसके हिसाब से शुद्ध अशुद्ध की पड़ताल करनी पड़ती है। बातों ही बातों में आपने सही जवाब का आंसर देख लिया होगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, 4 बजा है नहीं, 4 बजे हैं। ठीक है, बजे हैं, इसी से वाक्य क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। बाकी आप देख रहे हैं जितने भी वाक्य दिए गए हैं सब
शुद्ध वाक्य। ठीक, अगला प्रश्न है, पाठक का बहुवचन रूप होगा। पाठक, पाठक मतलब जो पढ़ने वाले। पढ़ने वाले मतलब कौन सी चीज? पुस्तकों को पढ़ते हैं या फिर समाचार पत्रों को पढ़ते हैं, उनको पाठक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई किताब पढ़ रहा है, समाचार पत्र पढ़ रहा है, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ रहा है, उसको पाठक बोलते हैं। तो पाठक का बहुवचन रूप होगा पाठकगण, पाठिकाएं, पाठक, पाठिका। तो सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन ए, पाठकगण। ठीक है, कई बार हम ये भी पढ़ते हैं पाठकों, ये शब्द विकल्प में नहीं है इसलिए इसका जिक्र नहीं किया गया, लेकिन पाठकगण जितने भी ऑप्शन दिए गए, इससे क्या पता चल रहा है कि आपको प्रश्न का सही उत्तर विकल्पों के हिसाब से देना है। मान लीजिए आपने खूब एक वचन, बहुवचन, विलोम, पर्यायवाची सब कुछ बहुत अच्छे तैयार किया होगा, लेकिन विकल्प पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो पाठकगण, कई बार हम बोलते हैं ना कि शिक्षक गण, सुने होंगे आप सब। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें कौन एक शब्द देशज शब्द है? पलंग, चिड़िया, भात, बच्चा। देशज शब्द कौन सा है? आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि देशज मतलब जो कि खास इलाके में, क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता हो, बोला जाता हो, उस शब्द को बोला जाता हो। तो इसका जो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन बी है, चिड़िया। ठीक, अगला प्रश्न है, चरमोत्कर्ष शब्द का संधि विच्छेद है। चरमोत्कर्ष, यह भी खूब प्रयोग किया जाता है। चरमोत्कर्ष शब्द का प्रयोग हम प्राय अपने व्यावहारिक जीवन में करते हैं। संधि यहां पर पूछी गई है, संधि विच्छेद बल्कि कि क्या होगा, इसको तोड़ा गया है। चरम उत्कर्ष, चरमो उत्कर्ष, चरम कर्ष, चरमोत्कर्ष, अलग अलग दिया गया है। सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन ए, चरम उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। आप इसमें होमवर्क के तौर पर ध्यान में रखिए कि कौन सी संधि है। इसमें संधि विच्छेद तो हमने कर दिया, लेकिन कैसे अ और उ मिलकर ओ हो गए हैं, इसमें बताया गया है, यह भी ध्यान में रखना है। चरमोत्कर्ष, हो सकता है कि आगे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी संधि है, यहां पर तो विच्छेद पूछा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निसंदेह, सत्व, उज्जवल, महत्व। हमें अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को बताना है। आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि आखिरकार हमने तो व्याकरण पढ़ा हुआ है, तो कौन कौन शब्द इसमें अशुद्ध है? एक शब्द कोई है। बिल्कुल सही जवाब है, आप लोगों के दिमाग में आ गया ऑप्शन ए, निसंदेह। निसंदेह शब्द कैसे लिखा जाता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक, सत्व, उज्जवल खूब पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। महत्व, ये भी है। तो कम से कम इस प्रश्न के बहाने आपने उन शुद्ध वर्तनी शब्द को देखा जो कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और अशुद्ध वर्तनी को आपने देख लिया कि निस्संदेह यहां पर गलत था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? कन्नौजी, पहाड़ी, अवधी, ब्रजभाषा। बहुत ही आसान प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, पहाड़ी। पहाड़ी जो बोली है वो कहां पर बोली जाती है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको तैयारी करना है। आप खूब मोटे मोटे ग्रंथों को लेकर या फिर सैकड़ों प्रैक्टिस सेट करके भी हो सकता है कि परीक्षा में पीछे हो जाए, लेकिन तकनीकी तौर पर जब आप अपने को सही करके रखेंगे, प्रश्न को बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, हमें प्रैक्टिस सेट के माध्यम से उन 120 सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों को देखना है कि जो आपके एग्जाम में आ जाए। उसी में हम इन 17 प्रश्नों को अभी तक आप सभी को हल कराए हैं। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। झांसी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? देखने में प्रश्न बहुत छोटा है, लेकिन आपको दिमाग लगाना है। झांसी का जो इलाका है, झांसी पहले आपको समझना चाहिए कि मैप में कहां है। ये यूपी का एक जिला है,
जो एकदम मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे। और जब भी झांसी की बात आएगी तो हमारे एक राष्ट्र कवि का नाम जरूर आपके दिमाग में आना चाहिए। मतलब आप इतनी अच्छे से तैयारी कीजिए कि शब्द को देखते ही गूगल की तरह आपके दिमाग में एक से अधिक फैक्ट आने लगे। आपने ऑप्शन पढ़ना शुरू कर दिया होगा, भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी। तो झांसी में कौन सी बोली बोली जाती है या फिर लोग प्रयोग करते हैं? का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, बुंदेली। और झांसी की रानी एक कविता लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। उन्होंने इस बोली का प्रयोग इस कविता के शीर्षक में किया है। आपको वो कविता याद आ गई होगी। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ना है आप सभी को, आराम से, कूल माइंड होकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से गलत का चयन कीजिए। स्वाधीन, पराधीन, विमुख, प्रमुख, विधवा, सधवा, निष्काम, सकाम। विलोम युग्मों को हमें बताना है कि कौन सा युग्म ऐसा है कि जो कि गलत। ठीक है, तो आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि आखिरकार कौन सा ऐसा युग्म है जो कि गलत है। सही जवाब है ऑप्शन बी, विमुख और प्रमुख जो युग्म दिए गए वो गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, स्वाधीन का पराधीन, विधवा का सधवा। वाक्यांश के लिए एक शब्द प्राय पूछा जाता है, जिसके पति हो उनको क्या बोलते हैं, जिनके पति न हो उनको क्या बोलते हैं। निष्काम, सकाम, ये तो सब सही युग्म है, लेकिन गलत कौन सा है, विमुख और प्रमुख। विमुख का मतलब क्या है, विमुक्त हो जाना, या फिर वियुक्त भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है, और प्रमुख का मतलब मुख। तो ये हो गया गलत युग्म। अगला प्रश्न है, ऊ हमरा के खेल ही ना देत रहे, यह इनमें से किस बोली का उदाहरण है? अच्छा प्रश्न आप सभी को लग रहा होगा। ऊ हमरा के खेल ही ना देत रहे, किस बोली का उदाहरण है? ऑप्शन दिया गया बुंदेली, अवधी, भोजपुरी, ब्रज। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, भोजपुरी। लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि भोजपुरी का जो भी टोन है, अलग अलग क्षेत्र के जो भी उच्चारण है, उसमें भी भिन्नता है। ठीक है, अलग अलग जगह पर है। तो कम से कम आप देख रहे हैं कि जो उदाहरण दिया गया है वो भोजपुरी का उदाहरण है। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ऑप्शन दिया गया तदोपरांत, अनाधिकारी, अत्युक्ति, पुजारी। तो यहां पर शुद्ध शब्द हमें बताना है। आप सभी जरूर इसको आराम से अपने मन में पढ़ रहे होंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है, इसका सही जवाब है यहां पर ऑप्शन सी, अत्युक्ति। अब आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ शब्दों में संधि है, कुछ शब्दों में उपसर्ग लगे हुए हैं। ठीक है, पुजारी तो आप देख रहे हैं कि छोटाऊ की मात्रा होनी चाहिए, इसलिए गलत हो गया। अत्युक्ति सही है। अनधिकारी, अन होना चाहिए था। ठीक है, अन उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, और फिर इसमें तदुपरांत। ठीक है, तो इस तरीके से जो शुद्ध शब्द हो गया वो ऑप्शन सी हो गया। इसको भी आप तोड़ देंगे, इसमें संधि है, इसमें संधि है। आप संधि का भी थोड़ा अभ्यास करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, आध्यात्मिक, अभ्यंतरिक, आनुषंगिक, पैतृक। तो तुरंत आप पकड़ लिए होंगे कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। बिल्कुल सही जवाब तक आप पहुंच रहे हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अभ्यंतरिक नहीं बल्कि आभ्यंतरिक। ठीक है, ये शब्द होगा। बाकी आप देख रहे हैं आध्यात्मिक सही है, आनुषंगिक सही है, पैतृक सही है, गलत ऑप्शन बी था। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ? मेरे को यह रुचिकर नहीं, हमें अपना काम करने दीजिए, तुम अपनी कक्षा में जाओ, यह काम तुमसे नहीं होगा। तो सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है, हमें बताना है। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, मेरे को यह रुचिकर नहीं। यहां पर होना चाहिए मुझे, मुझे यह रुचिकर नहीं। अक्सर हमने देखा है कि जो लोग मुंबई या फिर थोड़ा सा बड़े महानगरों में चले जाते हैं, नई दिल्ली, इधर उधर, और अपने गांव में आते हैं
तो मेरे को, तेरे को, ये सब शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो एक क्रमिक वर्ग से उनका जुड़ाव होता है। वो हिंदी व्याकरण तो पढ़ते नहीं है, लेकिन जैसा कि जिस एरिया में वो रहे और सीखे, वो आकर बोलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए तो ये सब प्रश्न बने हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आप एक प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। मैंने शुरू में ही कहा कि हम लोग ज्यादातर अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं, अशुद्ध वाक्यों का प्रयोग करते हैं। हमारा काम क्या है कि केवल हमारा संप्रेषण हो जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह सदैव ही बीमार रहता है, कृपया आने की अनुकंपा करें। किसने यह कहा था? तुम्ही ने ही यह गलती की है। तो यहां पर देखिए, हमें शुद्ध वाक्य बताना है। आप विकल्पों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, बार बार इसको दोहरा रहे होंगे। तो शुद्ध वाक्य है ऑप्शन सी इसका है, किसने यह कहा था। यह तो शुद्ध वाक्य है। बाकी आप देख रहे हैं कि वह सदैव ही बीमार रहता है, सदैव बीमार रहता है, ऐसे कृपया आने की अनुकंपा करें, ठीक है। दोनों शब्द एक तरीके से अतिरिक्त प्रयुक्त हो रहे हैं। तुम्ही ने ही यह गलती की है, आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी वाक्य जो हैं अशुद्ध हैं। जो शुद्ध वाक्य है ऑप्शन सी है। तमाम विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर कैसे हम पकड़ेंगे कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो एक तो है कि आप प्रैक्टिस करें, और बाकी जब आप मूल किताबों को पढ़ेंगे, मूल किताबों को पढ़ने का मतलब कि जैसे आप उपन्यास पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, या फिर संस्मरण पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छे लेखकों को जब आप पढ़ रहे हैं, तभी आप वाक्यों को या फिर शब्दों को पकड़ पाएंगे कि कौन सा शब्द कैसे लिखा गया है, ठीक है। थोड़ा सा उसके लिए पहले से ही अलर्ट होना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि एग्जाम के 15 दिन पहले आप पूरा शुद्ध अशुद्ध कैच कर लें, याद तो कर सकते हैं, लेकिन बार बार आपके मन में वो रहेगा कि कहीं कोई चीज गलत ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज है, इसीलिए हम मूल किताबों पर फोकस करते हैं। और देखिए, कई बार हम कम्युनिटी सेक्शन में कुछ चीजों को लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं कि आप सभी एमसीक्यू पैटर्न की किताबों को, वन लाइनर किताबों को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते होंगे, तो कम से कम थोड़ी सी मौलिक चीजों को पढ़िए। इसीलिए हम कम्युनिटी सेक्शन में कुछ चीजों को लिखते हैं। और ये शुरुआत से मतलब रहा है कि विद्यार्थियों को अलग अलग एंगल से भी समझाया जा सकता है, पढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। अब बात करते हैं, अधोलिखित में से कौन सा वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है? साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूं। उसकी मृत्यु के समाचार से नगर में भीषण शोक छा गया। गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका। तो इसमें हमें वाक्य शब्द चयन कौन सा शुद्ध है वो चुनना है। आप दिमाग लगाना शुरू कर चुके होंगे कि कौन सा हो सकता है शुद्ध वाक्य या फिर शब्द चयन। कई बार जैसे हम शब्द चयन, जैसे आपने देखा होगा, कई बार हम लिखते हैं तो श्रृंगार ऐसे लिखा था, लेकिन सही मायने में श्रृंगार तो इस तरीके से लिखना चाहिए। आजकल जैसे कोई गलती करता है तो टाइपिंग मिस्टेक या फिर टाइप एरर की बात करता है, लेकिन ध्यान रखना है, हालांकि ज्यादा टाइप करना होता है तो कुछ गलतियां रह जाती हैं, लेकिन जब हम परीक्षाओं में जाते हैं नॉर्मली, तो हमें शुद्ध अशुद्ध की जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे यहां पर है साहित्य और जीवन का घोर संबंध, घोर के स्थान पर क्या होना चाहिए? घनिष्ठ। मैं उनका पितृवत सम्मान करता है, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर मैं उनका, यहां पर हूं होना चाहिए था, ठीक है। सही जवाब अभी तक इसका ऑप्शन बी है, मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूं। अगर है हो जाता तो ऑलरेडी ये गलत हो जाता, ठीक है। मैं इसको यहां पर थोड़ा सही किया हूं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। उसकी मृत्यु के समाचार से नगर में भीषण, भीषण यहां पर ये एक्स्ट्रा शब्द है, यहां पर गोलियों की बाढ़ नहीं बल्कि बौछार शब्द का प्रयोग होना चाहिए। इस तरीके से सभी क्या हो गए, यहां पर गलत हो गए। सही जवाब है ऑप्शन बी, मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूं।
मतलब पिता की तरह। जैसे अपने पिताजी का सम्मान करता हूं, वैसे ही कोई और व्यक्ति है जिसका सम्मान करता हूं। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह हमारे यहां रोज आता है, वह आज आएगा, उसको हर चौथे दिन दौरा पड़ता है, उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली। अशुद्ध वाक्य हमें बताना है। तो इसका जो यहां पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है, उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली। ये वाक्य क्या है, गलत है। बाकी जितने भी ये सही है। अब ये गलत कैसे है आपको बताना है। आड़े हाथों, आड़े हाथ लिया, खबर का मतलब ये होता है आड़े हाथ लिया बस। उन्होंने उसको यहां पर होना चाहिए आड़े हाथ लिया। कुल मिलाकर ये वाक्य क्या हो रहा है, यहां पर गलत हो रहा है, अशुद्ध वाक्य है। ठीक, बाकी वह हमारे यहां रोज आता है, वह आज आएगा, उसको हर चौथे दिन दौरा पड़ता है, ये सब तो सही है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रफुल्ल, औद्योगिक, आधीन, हितेक्षु। तो इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? प्रिय विद्यार्थियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी जो हिंदी व्याकरण को लेकर डरे रहते हैं, मैंने कितनी बार आप सभी को कहा कि आप परेशान मत होइए, पहले हमें सब्जेक्टिव तौर पर पढ़ा लेने दीजिए, इसके बाद हम प्रैक्टिस तो कराएंगे। हमें उन 120 सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करना है कि भाई जो भी पढ़ रहे हैं उसमें अधिक से अधिक आ जाए, ना आए तो उस पैटर्न पर जरूर आ जाए। ये तो हमारा प्रयास है। आप अगर क्रिकेट मैच देखते होंगे तो खिलाड़ी अभ्यास करते हैं, कोई भी खेल अगर आप देखते हैं सब लोग अभ्यास करते हैं, लेकिन एग्जाम तो एग्जाम होता है, कितना भी अभ्यास करेंगे 25 से 30% सवाल तो नए रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि वो सवाल बनाते कौन है, प्रोफेसर साहब लोग बनाते हैं, और किसी न किसी विषय के विशेषज्ञ होते हैं। अगर अपने शोध विषय से ही 10 सवाल पूछ दें वो, तो प्रश्न पत्र क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो देखिए, व्याकरण को लेकर आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना था, एकदम से आपका रिवाइज हो रहा होगा। आपको हमने स्पेस दिया था, मौका दिया था कि विकल्प को पढ़िए। बिल्कुल सही जवाब देकर आप लोग बैठे हुए हैं। आधीन नहीं होता है, बल्कि क्या है, अधीन। ठीक है, बाकी सब सही है, ये गलत था। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अभिज्ञ शब्द का उपयुक्त विलोम है। अभिज्ञ का विलोम क्या है? ऑप्शन दिया गया, सर्वज्ञ, विज्ञ, अल्पज्ञ, अनभिज्ञ। तो अभिज्ञ, ये बड़ा मतलब ट्रेडिशनल क्वेश्चन खासतौर से यूपी लोक सेवा आयोग में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं। जैसे शब्द है भिज्ञ, भिज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ, और अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ का विलोम होता है ऑप्शन डी, अनभिज्ञ। ठीक है, अनभिज्ञ हो गया। ये आप संबंध जरूर देखिए। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नंददास की रचना है वाग विलास छटा, कल्पतरु, नंदलाल छटा, रस मंजरी। नंददास की रचना कौन सी है? सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, रस मंजरी जो है वो नंददास की रचना है। बाकी को आप देखेंगे, जैसे वाग विलास छटा के रचनाकार हैं माणिक्य सुंदर। कल्पतरु रचना एक आपने पढ़ी होगी रीतिकाल में, कवि कल्पतरु। आपको याद आ गया होगा कि जी सर, हमने आपकी वस्तुनिष्ठ किताब में उसको पढ़ा हुआ था, कवि कल्पतरु। ठीक है, वो है चिंतामणि। ठीक, तो कम से कम जो फेमस रचनाएं रही हैं उनको आप समझ गए यहां। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को स्पष्ट करते हुए अज्ञेय की उक्ति, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। किस संग्रह की भूमिका में लिखी गई? ये जो उक्ति है अज्ञेय ने लिखा हुआ है और प्रयोगवाद को स्पष्ट करते हुए लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि जो अज्ञेय ने सप्तकों का संपादन किया है, उन सप्तकों में से किस सप्तक की यह उक्ति है? आपको याद आने लगा होगा कि हमने 4 सप्तक की भूमिका पढ़ी हुई है, दूसरा सप्तक की भूमिका पढ़ी है, तीसरा की पढ़ी है, सबकी पढ़ी है।
तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन पहला हो रहा है, दूसरा सप्तक की भूमिका। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1951 में। और इसमें कौन कौन 7 कवि हैं वो सभी आपके दिमाग में आने चाहिए। इसको लेकर हमने ट्रिक भी बताई हुई है, सारी चीजें बताई हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान में आ गया होगा। ये बात तब उठने लगी जब कई आलोचक थे। प्रिय विद्यार्थियों, आजकल कुछ लिखना और सच लिखने को लोग निंदा समझ जाते हैं और उनको लगता है कि किसी व्यक्ति को कोई टारगेट कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। जो सही चीज है, एक लेखक हर जमाने में लिखा है। जब प्रेमचंद लिख रहे थे तो भी उनकी आलोचना की गई। तमाम आलोचकों ने कहा कि प्रेमचंद चोरी करते हैं, पश्चिम की नकल करते हैं। जब लिख रहे थे मुक्तिबोध तो उनको लोगों ने उनकी आलोचना करना शुरू की। बाद में इन्हीं पर शोध होना लगे, सब लोग रिसर्च करने लगे। आजकल भी आप देखते होंगे प्रेमचंद पर नए हिसाब से कोई न कोई बात की जाती है। तो कई बार जो लेखक होते हैं वो अपने जीवन में बहुत आलोचना के शिकार होते हैं। वैसे ही प्रयोगवाद को लेकर नंद दुलारे वाजपेयी ने कहना शुरू कर दिया। आपको वो वाकया याद आने लगा होगा कि प्रयोगवाद के जितने भी कवि हैं, बैठे ठाले के धंधे, बैठे ठाले वो धंधे करते हैं, इस टाइप से एक कथन है। तो अगेन उसको क्लियर किया कि भाई आपको जो सोचना है आप सोचिए, लेकिन हमने जो प्रयोग किया है वो कोई वाद नहीं और नहीं अपने आप में इष्ट है। वह एक क्या है? साधन है, और दोहरा साधन है। पहला, सत्य को जानने का प्रयास हमने किया, और जो हमने सत्य जाना उसको प्रेषित करने की कोशिश की, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो ये प्रयोग का मतलब था। लेकिन आलोचक क्या होते हैं कि जल्दीबाजी में कोई निर्णय ले लेते हैं। तो जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, कभी सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इसके बाद मूल्यांकन करना चाहिए। और ये क्रिया प्रतिक्रिया का दौर हमेशा चलते रहना चाहिए। सहमति असहमति का दौर हमेशा बना रहना चाहिए, तभी सही मायने में हम मनुष्य प्राणी हो सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा सप्तक की भूमिका में ये बातें कही गई थी। बाकी आप सभी के दिमाग में आ गया होगा कि तीसरा सप्तक में कौन कौन कवि हैं। सप्तक से एक प्रश्न तय है, आप ध्यान रखिए, और कब कब इनका प्रकाशन हुआ, ये सारी चीजें आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए। अगला प्रश्न है, शक्ति यानी प्रतिभा, निपुणता एवं अभ्यास तीनों को सम्मिलित रूप से काव्य हेतु मानने वाले आचार्य राजशेखर, जयदेव, मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ। तो वो कौन से आचार्य रहे हैं जिन्होंने शक्ति, निपुणता और अभ्यास, वैसे तो हम सब पढ़ते हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, लेकिन यहाँ पर प्रतिभा को शक्ति माना है, व्युत्पत्ति को निपुणता माना है और अभ्यास वैसे ही पुराना। तो किस आचार्य ने ये बातें कही हुई हैं? सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, मम्मट। आचार्य मम्मट, जिनको कि हम सर्वग्राही आचार्य भी कहते हैं। इनका काव्य हेतु तो प्रसिद्ध है ही, जो काव्य प्रयोजन है वो काफी फेमस है। इनके जो 6 पॉइंट बताए गए हैं काव्य प्रयोजन में, उनसे प्रायः सवाल पूछा जाता है। एग्जाम के पहले आप जरूर एक बार अलर्ट होके जाएंगे, उसको देख कर जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, 52 तोले पाय रति लोकोक्ति का संगत अर्थ है, यानी 52 तोले और पाय कितना? रत्ती भर, इसी से रत्ती शब्द बना हुआ है। 52 तोले पाय रति, इसको अगर सही बोलेंगे तो खींच कर बोलना पड़ेगा। लोकोक्ति है, इसका संगत यानी सही अर्थ क्या है? बहुत किफायत से खर्च करना, जो हर तरफ से बिल्कुल ठीक हो, एक काम के घाटे का दूसरे काम से पूरा होना, जब काम के आरंभ में ही विघ्न पड़ जाए। इसका सही अर्थ क्या है हमें बताना है। तो इसका जो सही अर्थ है, जो हर तरफ से बिल्कुल ठीक हो। 52 तोले पाय रति, जो हर तरफ से बिल्कुल ठीक हो, ये लोकोक्ति उसके लिए सटीक बैठती। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बोली सम्मिलित नहीं है? पश्चिमी हिंदी उपभाषा, आपके दिमाग में आ गया होगा कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं। बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, कौरवी। तो कौन नहीं है हमें बताना है, नहीं पर हमें जोर देना है। तो सही जवाब है, आप उस फार्मूले को याद कर लिए होंगे कि हमने तो इसको पूर्वी हिंदी में पढ़ा था। एक चीज आप देख रहे हैं कि एग्जाम में पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी पूरा क्लियर करके जाना है। कभी पश्चिमी हिंदी से सवाल पूछ दिया जाता है, कभी पूर्वी हिंदी से पूछ दिया जाता है।
तो उसको ध्यान में रखना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी में। बाकी आप जितना देख रहे हैं बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी, जिसको कि हम खड़ी बोली भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। विप्रलम श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिखा है। घनानंद के बारे में यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न को आप कई बार देख चुके होंगे और ये प्रश्न आप याद कर चुके होंगे कि घनानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा हुआ है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल है तो थोड़ा सा आपको विकल्प पे ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन आप देखेंगे कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद ग्रंथावली लिखा हुआ है। तो कई बार क्या होता है, एग्जाम में हम दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं और पहले रामचंद्र शुक्ल लगाकर बैठे रहते हैं, लेकिन बाद में लगता है कि कहीं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तो नहीं लिखा है, क्योंकि मिश्र ने श्रृंगार काल कहा और काफी काम किया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास वस्तुनिष्ठ संकलन अपने पास रखा होगा, वो प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, पंडित युगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित हिंदी का पहला पत्र है। उदंत मार्तंड, बनारस अखबार, बंगदूत, समाचार सुधा वर्षण। तो आप देख रहे हैं कि यहां से पत्रकारिता का जो प्रश्न है वो आपके सामने दिख रहा है। पंडित युगल किशोर शुक्ल, हिंदी का पहला पत्र जो संपादित किया उसका नाम था उदंत मार्तंड। कब हुआ था, ठीक है, कहां से इसका प्रकाशन हुआ था, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, अभी कोई न कोई कंफ्यूजन है। ठीक है, तो पूरा ध्यान रखा कीजिए। बाकी को आप रखिए कि बनारस अखबार कहां से निकलता था, इसके संपादक कौन थे, बंगदूत कहां से निकलता था, इसके संपादक कौन है, समाचार सुधा वर्षण। तो इन विकल्पों से भी नए प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद कहा है? यानी कि कोई एक ग्रंथ है जो कि मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद प्रतीत होता है, उसी की नकल प्रतीत होती है। शुक्ल जी ने ऐसी बात कही है। काव्य विवेक, काव्य निर्णय, रस रहस्य, वृत्त विचार। तो कौन सी रचना है? सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, रस रहस्य। रस रहस्य जिसके रचयिता कौन है? कुलपति मिश्र। आपके दिमाग में आ गया होगा कि हाँ, इसको हमने पढ़ा है। काव्य निर्णय, वो भी आ गया आपके दिमाग में। काव्य विवेक, सब आ गया होगा। ठीक है, काव्य विवेक हो गए चिंतामणि। और वृत्त विचार सेवक नाम, जो वृत्त विचार है उसके जो रचयिता हैं वो है मतीराम। ठीक, तो इस तरीके से आप काव्य प्रकाश और रस रहस्य के बहाने अन्य तमाम रचनाओं को देख लीजिए। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीराबाई की उपासना किस ढंग की मानी? दास्य भाव, वत्सल भाव, माधुर्य भाव, सख्य भाव। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जा रहा है कि मीराबाई की किस उपासना की चर्चा उन्होंने की है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, माधुर्य भाव। इसके लिए आपको, आप देख रहे हैं कि तमाम लोग मिलेंगे आपसे, बोलेंगे कि आप फलाना किताब पढ़ लीजिए, ढेकाना किताब पढ़ लीजिए, लेकिन देख रहे हैं इनडायरेक्टली आचार्य रामचंद्र शुक्ल से सवाल, कई तो सवाल आ चुके हैं। अभी तक हमने 37 में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो देख लिया होगा। तो प्रिय विद्यार्थी, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूरे इतिहास ग्रंथ को 91 वीडियोज के अंतर्गत एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जो नए विद्यार्थी होंगे वो जरूर देखेंगे, और पुराने विद्यार्थी देख चुके होंगे वो उसको रिपीट करके दोहरा के भी देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, गीतिका छंद के विषय में असंगत है। गीतिका छंद के विषय में असंगत है। यह मात्रिक सम छंद है। प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु होता है। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। 12-14 पर यति होती है।
तो गीतिका छंद का पूरा लक्षण दिया गया कि इसमें क्या क्या है। मात्रिक सम छंद है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक चरण के अंत में लघु और गुरु होता है, ये भी सही है। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, ये भी सही है। यहाँ पर 14 और 12 पर यति होती है, यही असंगत है, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका क्या है, यहाँ पर सही हो रहा है। तो आप गीतिका छंद को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जान गए कि क्या क्या उसके लक्षण पूरा जान गए। एक आप सभी के लिए होमवर्क है कि हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि एक छंद है जिसमें 28 मात्राएं होती हैं। आपके दिमाग में वो छंद बैठ गया होगा, क्योंकि वो इसी से मिलता जुलता है। मैं थोड़ा संकेत कर दिया। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र किस कवि को रेतिबद्ध श्रेणी में शामिल नहीं करते? भिखारी दास, जसवंत सिंह, कवि ग्वाल, द्विजदेव। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन कवियों की 3 श्रेणी बनाई हुई है। ठीक है, एक तो हो गया रीतिबद्ध, मतलब जो परंपरा को मानते हो। दूसरा रीति सिद्ध, जो खुद नियम कानून बनाते हो फिर उस पर अपनी कविताएं करते हो, लक्षण ग्रंथ लिखते हो। और रीति मुक्त, ये 3 कवियों का जो विभाजन किया है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। तो किसको रीतिबद्ध श्रेणी में उन्होंने नहीं रखा है? सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, द्विजदेव। द्विजदेव का एक वास्तविक नाम है, आप लोग जरूर कमेंट करिए। देखिए, चूंकि मैं जब पढ़ाता हूं तो मेरे दिमाग में बहुत सारे तथ्य आने लगते हैं और मैं चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थी भी उसी तरीके से को रिलेट करके पढ़ें। अगर आपके दिमाग में वो सभी तथ्य आने लगेंगे तो मानकर चलिए कि आपकी तैयारी बहुत सही दिशा में जा रही है। अगर नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा आपको और मेहनत करने की जरूरत है, आपको मूल किताबें पढ़ने की जरूरत है, जो हमने गाइडेंस किया हुआ है उसको समझने की जरूरत है, हो जाएगा। जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि सर मेरा 2 नंबर से रुक गया, 3 नंबर से रुक गया। इन्हीं वजहों से रुक गया कि वो ध्यान नहीं देते हैं, वो दूसरे चक्कर में रहते हैं, प्राइमरी सोर्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, वो हमेशा सेकेंडरी सोर्स पर कि कोई नोट्स मिल जाए, कोई कुछ चीज मिल जाए, इस तरीके से वो परेशान रहते हैं। आपको दोनों का समन्वय करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो द्विजदेव का आप लोग वास्तविक नाम बताइए या फिर जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको बताइए। बाकी इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस आचार्य ने साधारणीकरण का विवेचन नहीं किया? आप जब काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें साधारणीकरण बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको ध्यान में रखना है। तो कौन से ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने विवेचन नहीं किया है, मतलब उसका विश्लेषण नहीं किया है, उस पर कोई विचार नहीं किया है? कौन है? ऑप्शन दिया गया विश्वनाथ, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि हमने तो काव्य शास्त्र पूरा पढ़ लिया था, और सही जवाब इसका ऑप्शन दूसरा, शंकुक। शंकुक नाम के जो आचार्य रहे हैं उन्होंने साधारणीकरण पर बिल्कुल विचार नहीं किया। बाकी भट्टनायक को इसका जनक माना जाता है। सबसे पहले अगर किसी ने साधारणीकरण पर चर्चा की है तो वो भट्टनायक ने की, उन्हीं से ये शब्द चर्चित हुआ। बाद में विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, श्याम सुंदर दास, तमाम लोगों ने साधारणीकरण को लेकर परिभाषित किया। यहां तक कि अज्ञेय और मुक्तिबोध ने भी इस पर चर्चा की, क्योंकि हमारा स्पेशलाइजेशन रहा है अज्ञेय और मुक्तिबोध पर, तो उन्होंने भी साधारणीकरण पर चर्चा की हुई है। ठीक, अगला प्रश्न है जो कि आपके लिए रिपीटेड होगा। जान स्थान को श्याम घन, नाच उठे मन मोर। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है। संदेह, उदाहरण, श्लेष, भ्रांतिमान। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में ये क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन चौथा, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में असंगत है। वस्तु वर्णन का आधिक्य, अलंकारों का सहज प्रयोग, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता, डिंगल शैली। तो पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में कौन सी बात असंगत है या फिर असत्य है? आदिकालीन रचनाओं में पृथ्वीराज रासो एक महत्वपूर्ण रचना, इसको हर एंगल से आपको पढ़कर जाने की जरूरत है। तो इसका जो यहां पर सही जवाब है विकल्पों के आधार पर ऑप्शन डी, इसको नोट कर लीजिए। हिंदी कहानी आंदोलन और उसके प्रणेता के संदर्भ में असंगत है।
और कहानी के प्रवर्तक या जो भी हैं प्रणेता डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल और अन्य। समांतर कहानी कमलेश्वर। सक्रिय कहानी अमृत राय। सचेतन कहानी डॉक्टर महीप सिंह। तो आपने कहानी आंदोलनों को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। पहले तो पढ़ा होगा नई कहानी आंदोलन, जो उसमें 3 लोग शामिल थे, उनके नाम आपके दिमाग में आ गया होगा कि राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश। लेकिन यहाँ पर उसके बाद के जो कहानी आंदोलन चले थे उसकी चर्चा की जा रही है। और कहानी के प्रणेता थे डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल। सौभाग्य से आप लोग हो सकता है कि बोलेंगे कि सर आप बार बार ये चीज बोलते हैं। सौभाग्य से गंगा प्रसाद बिमल से पढ़ने का मौका मिला है, इनको सुनने का मौका मिला है और इनका देहांत भारत में नहीं बल्कि श्रीलंका में हुआ एक कार एक्सीडेंट में। ठीक है, डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल उत्तराखंड के थे और जेएनयू में प्रोफेसर थे। समांतर कहानी कमलेश्वर। अब कई बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि कमलेश्वर का उपनाम क्या है, क्योंकि हमने एक प्रामाणिक किताब देखा तो उसमें इनका नाम कैलाश दिया गया, तो आप देख लीजिएगा। ये वही कमलेश्वर है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान में रखना है, बहुत कम लोग इस चीज को बताते हैं। समांतर कहानी, इनका संबंध आप देख रहे हैं कि नई कहानी आंदोलन से भी था, लेकिन उस आंदोलन से अलग होकर इन्होंने एक और आंदोलन चलाया जिसका नाम था समांतर कहानी। इसको ध्यान रखना है। सवाल पूछा जा सकता है कि एक से अधिक कहानी आंदोलनों में शामिल होने वाले कौन से कहानीकार थे? वो थे कमलेश्वर। इसका जो सही जवाब है, सक्रिय कहानी के जो अमृत राय हैं वो नहीं है। अमृत राय किसके हैं? आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, सहज कहानी के। सक्रिय कहानी के थे राकेश वत्स। राकेश वत्स नाम के आलोचक कहें, कहानीकार कहें, उन्होंने सक्रिय कहानी आंदोलन की शुरुआत की थी। सचेतन कहानी डॉक्टर महीप सिंह। तो इस तरीके से असंगत जो विकल्प था वो ऑप्शन तीसरा था। नई कहानी की भूमिका आपने पढ़ी होगी, उसको भी कमलेश्वर ने लिखा है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कहानी पर इसलिए हम चर्चा ज्यादा कर रहे हैं कि स्वभावतः हम कहानी के आलोचक भी रह चुके हैं। हमारी पुस्तक है मार्कंडेय की कहानियों में अभिव्यक्त सामाजिक चेतना। अगर आप सभी मार्कंडेय की कहानियों से संबंधित काम करते होंगे तो ये पुस्तक मार्केट में पिछले 1-2 साल पहले उपलब्ध थी, लेकिन अभी मैं इसका अगला कोई संस्करण नहीं निकाला हूं। किसी को चाहिए तो मैं इसको उसके पते पर भेज सकता हूं। अगर वो कहानी, हमने नई कहानी और कहानी का जो भी विकास है, इतिहास है, बड़े अच्छे से उसका अध्ययन किया। तो ये इसीलिए हमने थोड़ा सा इस पर वक्त लिया, कोशिश की कि आप चीजों को समझें। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, जीवनी और उसके लेखक की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जीवनी दी गई, मेरे बड़े भाई शमशेर जी, विष्णु चंद्र शर्मा। वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर। शेष कथा ज्ञानचंद्र जैन। रांगे राघव एक अंतरंग परिचय सुलोचना रांगे राघव। तो सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। आप देख रहे हैं कि ऑप्शन दूसरा, तीसरा और चौथा ये सभी सुमेलित हैं। मेरे बड़े भाई शमशेर जी विष्णु चंद्र शर्मा ने नहीं लिखा है, बल्कि इसको लिखा है तेज बहादुर चौधरी। तेज बहादुर चौधरी। तो ऐसा लग रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह के छोटे भाई थे तेज बहादुर चौधरी। ठीक है, शमशेर बहादुर थे और तेज बहादुर थे, दोनों भाइयों का बड़ा अच्छा नाम था। आप देख रहे हैं, नाम बड़ा चुन के रखा गया इनके माता पिता द्वारा। तो तेज बहादुर चौधरी ने लिखा मेरे बड़े भाई शमशेर जी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के लिए होमवर्क है कि शमशेर बहादुर सिंह किस तब से जुड़े हुए थे। इसी बहाने आप थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ा लेंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, जो कि सुमेलित नहीं। अगला प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। आदिकालीन सिद्धों और योगियों के साहित्य के बारे में यह कथन किसका है? जब मैं इस लंबे उद्धरण को पढ़ रहा था तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम सही उत्तर जान गए हैं, अब आप आगे बढ़िए।
लेकिन ध्यान रखिए कई बार इसमें से तोड़ तोड़ कर सवाल पूछा जाता है। सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। हमने आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया है कि अब आप लोगों को किसी शिक्षक की अंगुली पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप एकदम से दौड़ लगाने में सक्षम हैं। बड़ा मेहनत हमने किया है शुक्ल जी को पढ़ाने के लिए, किताब भी लिखी, उनके पूरे इतिहास ग्रंथ को भी पढ़ाया और बार बार आपको सतर्क करते रहा कि शुक्ल अप्रासंगिक नहीं है, उनकी अभी प्रासंगिकता बनी हुई है। तो विकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, रामचंद्र शुक्ल। लेकिन कई बार क्या है कि इन वाक्यों को तोड़ तोड़ कर भी पूछ लिया जाता है, तब चीजें कठिन हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, सूर के काव्य और भक्ति विषयक कौन सा कथन गलत है? सूर के काव्य और भक्ति विषयक कौन सा कथन गलत है? सूर के काव्य में सख्य भक्ति के साथ साथ वात्सल्य भाव का भी वर्णन है। सूर के भक्ति का मेरुदंड पुष्टिमार्गीय भक्ति है। भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की भक्ति में अनुग्रह का प्राधान्य है। सूर के काव्य में दार्शनिक सिद्धांत द्वैत की प्रधानता है। तो आप सब इतना बेहतरीन तरीके से सूरदास के बारे में पढ़ लिए हैं कि आप चौथा ऑप्शन पकड़ लिए कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सूर के गुरु थे वल्लभाचार्य और वो शुद्धा द्वैतवाद के प्रवर्तक थे, प्रणेता थे, उसी से सूरदास प्रभावित भी थे। तो ये यहां पर इसलिए गलत हो गया। बाकी भगवत कृपा का मतलब अनुग्रह, सूर की भक्ति का जो मेरुदंड है पुष्ट मार्ग है, और सख्य भक्ति के साथ साथ वात्सल्य भाव भी है। जैसे इन्होंने वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाया है, इस तरीके से आपने विकल्प को पढ़ा होगा या फिर किताब में पढ़ा होगा, तो उसी हिसाब से सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, ओज गुण के संबंध में असंगत है। इनकी अभिव्यक्ति संयुक्त, द्वित तथा रेफ युक्त वर्णों द्वारा होती है। इस गुण का प्रयोग वीर, विभत्स तथा रौद्र रस में होता है। कठोर तथा परुष वर्णों का प्रयोग होता है। दीर्घ समासों का बहुल प्रयोग नहीं होता। तो असंगत यहां पर हमें बताना है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। इसमें सामासिक पदों का प्रयोग होता है, इसका ध्यान आपको रखना है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि नहीं होता है, इसीलिए गलत हो गया। बाकी इसके पहले जब हम प्रैक्टिस सेट करवाए थे तो उसमें माधुर्य गुण की बात आई थी। तो आप देख रहे हैं कि लगातार इसीलिए अभ्यास करने की जरूरत होती है कि कुछ प्रश्न कुछ नए नए प्रैक्टिस में आपको दिखाई दे देते हैं। तो ओज गुण के संबंध में जो चीजें हैं कि इसमें संयुक्त, द्वित्व और रेफ युक्त वर्णों की बात होती है, सही है। रसों की बात करें तो वीर, विभत्स और रौद्र रस का प्रयोग किया जाता है, भी सही है। कठोर और परुष वर्णों का प्रयोग किया जाता है, भी सही है। और ऑप्शन डी क्या था, मतलब चौथा जो था वो गलत था, ठीक। तो ओज गुण आप समझ गए पूरा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले विद्वानों में किसे सम्मिलित नहीं किया है? लल्लूलाल, सैयद इंशा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। तो कौन, जब आप शुक्ल जी की किताब पढ़ेंगे तो खुद पता चल जाएगा आपको कि खड़ी बोली की जो प्रारंभिक उन्नायक रहे उसमें किसका नाम उन्होंने नहीं लिया है। तो है ऑप्शन डी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का नाम शामिल नहीं है। लल्लूलाल का नाम उन्होंने लिया, इंशा अल्लाह खां का नाम लिया, सदा सुखलाल का नाम लिया, और इसके बाद एक और हैं सदल मिश्र, और इनकी विशेषताएं भी बताई। तो प्रिय विद्यार्थियों, बार बार कहना उचित नहीं होता है। 51 वीडियोज की प्लेलिस्ट अगर आप अभी हाँ ना में बधे हुए हैं, द्वंद्व की स्थिति में, तो मत रहिए, जाकर जरूर देखिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे चैनल से अधिक विद्यार्थी पीडीएफ में, सेलेक्टेड पीडीएफ में दिखाई दें। ये भी बात सही है कि हमारे पास किसी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, सब लोग आत्मीय भाव से जुड़े हुए हैं। अगर सफल होने के बाद भी कोई बोले कि आपका कोई योगदान नहीं रहा है, तो भी मैं सहर्ष उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन दिल या आत्मा झूठ नहीं बोल सकती। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राजभाषा हिंदी का विकास करना केंद्र सरकार का कर्तव्य माना गया? 345, 350, 351, 344।
तो इसका सही जवाब आपके दिमाग में आना शुरू हो चुका होगा। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अनुच्छेद 351। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 343 से लेकर 351 में राजभाषा हिंदी की बात की गई है। ठीक है, अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग बातें हैं। उसमें से 3-4 अनुच्छेद काफी महत्वपूर्ण है। एक तो 343 है, फिर 344 है, फिर 351। इनको जरूर ध्यान में रखिए। एक में राजभाषा आयोग की बात की गई है, वो भी सवाल खूब पूछा जाता है, तो वो है 344। ठीक, इसी तरीके से पढ़ना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मेरा जो अनुमान है या फिर अनुभव है, जब आप प्रश्न पत्र को देखेंगे तो लगभग उसमें 70 से 75% प्रश्न आपके पढ़े हुए रहेंगे। बस आपको सावधानी रखना है, पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कूल होके उसको हल करना है। अगला प्रश्न है, कहानी के संबंध में अनुपयुक्त विकल्प है। कहानी के संबंध में कौन सा विकल्प जो है वो अनुपयुक्त है, यानी कि असंगत है, गलत। अंग्रेजी में जिसे शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, वही बंगला में गल्प तथा हिंदी में कहानी नाम से प्रचलित हुआ। कहानी में कथा सूत्र, कथानक, पात्र और देश काल तथा परिस्थिति उसके प्रमुख तत्व माने जाते रहे। भारतवर्ष में कहानी का प्राचीनतम रूप कथा है। नियमों को ध्यान में रखकर ही अच्छी कहानी लिखी जा सकती है। तो कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि सही नहीं है? इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन चौथा है कि नियमों को ध्यान में रखकर ही अच्छी कहानी लिखी जा सकती है। ये बात बिल्कुल गलत है। आप स्वभावतः आपकी जो अभिव्यक्ति है, क्योंकि जब आप कहानी पढ़ेंगे तो उसकी प्रवृत्तियों को लेकर अलग अलग बातें की गई। ठीक है, अलग अलग प्रवृत्ति आप देखेंगे, तो नियमों में बांधकर नहीं लिखा जा सकता कि ऐसे लिखेंगे तभी कहानी मानी जाएगी। आप जैसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि अंग्रेजी में जिसे शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं उसको हम कहानी कहते हैं, और बांग्ला में उसी कहानी को हम गल्प कहते हैं, और इसी का एक रूप है गप। जैसे लोग बोलते हैं ना कि क्या गप लड़ा रहे हो, गप। जब आप बाण भट्ट की आत्मकथा पढ़ेंगे तो उसमें इसकी चर्चा की गई है। और अगर आपने यूजीसी नेट की तैयारी की होगी या फिर कर रहे होंगे, इस चैनल पर बहुत सारे मटेरियल आपको उपलब्ध हैं। समय के अनुसार हम उसको अपडेट भी करते रहेंगे, लेकिन आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए वो सभी चीजें पर्याप्त हैं, आप जरूर देखिए। ठीक है, तो गल्प को ही गप बोलते हैं और हिंदी में उसको कहानी बोलते हैं। भारतवर्ष में कहानी का जो प्राचीनतम रूप रहा है वो कथा। कथा, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कादम्बरी, कादम्बरी पढ़ा होगा, आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसके लेखक कौन है, राइटर कौन रहे हैं। प्रमुख तत्व कि कथानक होना चाहिए, कथा सूत्र होना चाहिए, पात्र होना चाहिए, पात्र योजना होनी चाहिए, देश काल वातावरण इसके प्रमुख तत्व माने गए। तो देखिए, कहानी के बारे में आप बहुत ही संक्षेप में बहुत अच्छी अच्छी चीजों को समझ गए, इसको आगे के लिए ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यह विषय अत्यंत कठिन है। मैं वहां एक पुराने मित्र को मिला, नौकर के हाथ से भेज देना, उसे रस्सी बांधकर ले गए। तो इसमें हमें शुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य आप सभी को बताना है कि क्या है। सही जवाब है ऑप्शन पहला है, यह विषय अत्यंत कठिन है। यह विषय अत्यंत कठिन है, यही शुद्ध वाक्य है। बाकी मैं वहां एक पुराने मित्र से मिला, नौकर के हाथ से भेज देना या फिर भेजवा देना, नौकर से भेजवा देना, ठीक है, ये होना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। उसे रस्सी बांध कर ले गए, उसे रस्सी से बांध कर ले गए, ये सारी चीजें। ठीक, तो इस तरीके से गलत हो जा रहा है। उम्मीद है कि आज की जो प्रैक्टिस सेट है इसमें शुद्ध शब्द और अशुद्ध वाक्य दोनों को आप बहुत ही अच्छे से समझ लिए होंगे, आपका मनोबल बढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है, यानी संस्कृत की शुरुआत यहां से हम कर रहे हैं। पितृ शब्द प्रथमा बहुवचन आपको बताना है, पितृ, पितरा, पितरह, पितारह। तो जिसको शब्द रूप याद होगा वो आराम से बता देगा। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, यानी एग्जाम के पहले आप जो पिता शब्द है यानी पितृ शब्द है उसको एक बार जरूर रिवाइज करके जाइए। जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एग्जाम के पहले तक आपको रिवाइज करती रहनी है, और इसको लेकर भी हमने वीडियो बनाई हुई है। देखिए, पूरे सिलेबस को लेकर हमने वीडियो बनाई है। आप लोग अगर विश्वास करते हैं, जो पुराने विद्यार्थी हैं,
वो तो पढ़ लिए होंगे, जो नए विद्यार्थी जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न है, कालिदास की रचना रघुवंशम है। एक खंड काव्य, एक मुक्तक काव्य, एक गीति काव्य, एक महाकाव्य। संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास शॉर्ट नोट्स आपके वीडियो चैनल पर है, वहां से जरूर देखिए। रघुवंशम के बारे में हमने बताया, वो क्या एक महाकाव्य। इसमें कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग। ये सारी चीजें आप जरूर अपने ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? सभी लोगों ने श्रृंगार को रसराज कहा। सभी लोगों ने श्रृंगार को क्या कहा? रसराज। लेकिन एक ऐसे कवि रहे संस्कृत के जिन्होंने कहा कि रसराज है तो करुण है। आप देख रहे हैं कि दुनिया में हमेशा सहमति असहमत का दौर रहा है। तो वो कौन थे? विकल्प पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपके दिमाग में आ गया, वो भवभूति थी। भवभूति से एक प्रश्न इस तरीके का हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप एक तरीके से आउट प्रश्न मानकर चलिए। अगला प्रश्न है, सज्जन पापाद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद कीजिए। यानी कि संस्कृत में वाक्य दिया गया है, उसका हिंदी में अनुवाद करना है। सज्जन पाप से घृणा करता है, सज्जन पाप करेगा, सज्जन पाप से घृणा करेगा, सज्जन घृणा से पाप करता था। घुमा फिराकर यही सब दिया गया है, सज्जन पाप और क्रिया। तो सही अनुवाद क्या है? सही अनुवाद है ऑप्शन पहला, सज्जन पाप से घृणा करता है। सज्जन पापाद जुगुप्सते। ठीक, तो इसको ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद। राम के साथ सीता वन गई थी, राम के साथ सीता वन जाती होगी, राम के साथ सीता वन जाती है, राम के साथ सीता वन जाएगी। देखिए भाई, राम और सीता का है, लेकिन वाक्य को ही हम पढ़ रहे हैं। राम के साथ सीता वन गई थी, राम के साथ, तो इसमें हमें बताना है रामेण सह सीता वनम गच्छति। इसका सही अनुवाद क्या होगा? सही अनुवाद है ऑप्शन सी, गच्छति यहां पर है तो जाती है। राम के साथ सीता वन जाती है। तो इसको एक केवल प्रश्न के तौर पर ही देखना है। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रामः रावणम ममार में कौन सा लकार है? रामः रावणम ममार में कौन सा लकार यहां पर पूछा गया है? लिट लकार, लंग लकार, ठीक है, लिट लकार, लट लकार, तमाम तरीके के लकार हैं। वैसे देखेंगे आप कि 10 लकारों की चर्चा की जाती है, उसमें से एक हमें बताना है कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन ए, लिट लकार। यानी कि यहां पर लिट लकार इसलिए है कि राम ने रावण को मारा, तो यहां पर परोक्ष भूतकाल की क्रिया हो रही है, परोक्ष भूतकाल। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, लिट लकार। अगला प्रश्न है, मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, सप्तमी, तृतीया, चतुर्थी। तो मति शब्द रूप आप जरूर एक बार एग्जाम से पहले ध्यान में रखिए। सही जवाब इसका ऑप्शन ए, प्रथमा। अगला प्रश्न है, इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति। यह रमेश की पुस्तक है, वह रमेश की पुस्तक है, ये रमेश की पुस्तक होगी, वो रमेश की पुस्तक होगी। तो देखिए, सामान्य तौर पर जब हम बातचीत करते हैं तो कई बार बोलते हैं कि वो, ये, वह, ये सब बोल देते हैं, काम हो जाता है। लेकिन इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, तो इसका सही जवाब क्या होगा? यह रमेश की पुस्तक है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, माने ये। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक थे? रामस्वरूप चतुर्वेदी, अज्ञे, देवीदत्त शुक्ल, सुमित्रा नंदन पंत। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन कहां पर है? प्रयाग में। तो वहां से सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन हुआ और भारतेंदु विशेषांक निकला। उसके अतिथि संपादक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन बी। इसको हमने कम्युनिटी सेक्शन में भी आप सभी से सवाल पूछा था, और आप ही में से कुछ विद्यार्थी हैं जो कि बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कहीं न कहीं
वो सफल होंगे एलटी में, जीआईसी में, जीडीसी में, कहीं भी, क्योंकि विश्वास करके जुड़े हुए हैं तो उम्मीद तो हम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर अलग अलग उत्तर दिया हुआ है, कई जगहों पर रामस्वरूप चतुर्वेदी दिया है आगे, तो हमने प्रमाण के तौर पर मूल किताब स्क्रीनशॉट भेजा उनको। ठीक है, बता दिया है, आप लोग भी जान जाइए, क्योंकि हमारे लिए सभी विद्यार्थी एक समान है। भले कई बार चीजों को आप लोग ना समझें और हमेशा हर चीज को आलोचना में ले लें, अच्छी बात नहीं है। अगर इस तरीके से होगा तो कोई लेखक लिखेगा ही नहीं। लेकिन मुझे गर्व है अपने चैनल के जितने भी विद्यार्थी हैं कि वो पढ़ने वाले विद्यार्थी तो हैं ही, बहुत अच्छे पाठक हैं, चीजों को समझते हैं, पढ़ते हैं। इससे आपकी जो समझने की शैली होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने हर बार की तरह फिर से 60 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए। उसी की तरह आप ध्यान में रखिए कि अगर आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे उसमें आप 2 का गुणा कर देंगे और उस हिसाब से आप अपना अनुमान लगा लेंगे कि हमारे कितने प्रश्न सही हुए। तो तमाम इसमें छोटे-छोटे प्रश्न थे, लेकिन घातक थे। उम्मीद है कि आप हर तरीके से प्रश्नों को समझे होंगे, उत्तरों को समझे होंगे और ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। तो आप सभी के कमेंट का हम इंतजार करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।